Today we'll start with a new topic which is called depreciation. ये टॉपिक depreciation रिलेट करता है फिक्स्ड एसेट्स के साथ या फिर इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। और डेप्रीसिएशन क्या होती है ये मैंने आपको जर्नल चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था। डेप्रीसिएशन को डिटेल में हम इस क्लास में समझने वाले हैं। सो व्हाट इज डेप्रीसिएशन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, ये समझना पहले बहुत जरूरी है। सो बोलता है डेप्रीसिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड अ ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहता है जब भी किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है या उसकी वैल्यू में फॉल आता है तो उस फॉल को, उस गिरावट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। It is based on the cost of asset consumed in a business and is not related to market value। अभी इसको फिलहाल स्किप कर सकते हैं। एक और डेप्रीसिएशन से रिलेटेड डेफिनेशन है, डेप्रीसिएशन इज द डिमिनिशन। डिमिनिशन का मतलब होता है फॉल इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू इट्स यूज और लैप्स ऑफ टाइम। यहां पर बोलता है कि जब हम किसी भी फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं या उसका यूज करते करते टाइम बीतता चला जाता है तो फिर उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में एक फॉल आता है, उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, विच इज वेरी नेचुरल। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा और उस मोबाइल फोन को मैं यूज कर रहा हूं। सो एज एंड व्हेन आई कीप ऑन यूजिंग दैट मोबाइल फोन एंड एज एंड व्हेन द पीरियड ऑफ यूसेज गोज ऑन एंड ऑन, तो फिर उस मोबाइल फोन की वैल्यू में एक फॉल आएगा। तो यानी कि जिस रेट पर, जिस कॉस्ट पर, जिस प्राइस पर मैंने उस मोबाइल फोन को खरीदा था, सेकंड हैंड वैल्यू उसकी उतनी नहीं होगी, है ना, उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। वो कुछ भी कारण हो सकता है उसकी वैल्यू में गिरावट आने का, वो यूज होना है, वो टाइम का लैप्स होना है, वो वियर एंड टियर है, वो उसका फिजिकल या फंक्शनल डैमेज हो सकता है। कुछ भी कारण से अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में फॉल आ जाता है, उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, तो उस गिरावट को, उस फॉल को, उस डिक्रीज इन वैल्यू को या फिर उस डिमिनिशन इन वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? डेप्रीसिएशन बोल सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमारे को डेप्रीसिएशन की एक डेफिनेशन दी, वो भी पढ़ लेते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ मेजर ऑफ वियरिंग आउट, कंजम्पशन और लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट विच इज अराइजिंग फ्रॉम, यानी कि ये जो गिरावट है ये क्यों आती है उस एसेट की वैल्यू में? बिकॉज ऑफ इट्स यूज, बिकॉज ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स ऑफ टाइम मींस पैसेज ऑफ टाइम, और बिकॉज ऑफ ऑब्सोलिसेंस थ्रू टेक्नोलॉजी और मार्केट चेंज, या फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है और उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में भी गिरावट आ जाती है। ठीक है, नाउ फेयर आइडिया हमारे को डेप्रीसिएशन का लग गया कि डेप्रीसिएशन सिर्फ एक एसेट की वैल्यू में गिरावट को हम बोलते हैं और वो गिरावट किसी भी कारण से आती है जो हम थोड़ी देर में अभी समझेंगे। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का फीचर क्या है कि इट इज अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। इट इज द डिक्लाइन, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो जब भी मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट जाएगी, उस घटी हुई वैल्यू को या उस डिक्रीज इन वैल्यू को या उस फॉल को हम डेप्रीसिएशन बोलेंगे। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, यूसेज और ऑब्सोलिसेंस। या तो टाइम बीतने में उस एसेट की वैल्यू घट जाती है, या उसको इस्तेमाल करते समय उसकी वैल्यू घटने लगती है, या फिर उस एसेट की टेक्नोलॉजी बदल जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, या वो एक तरह से हमारे किसी काम का नहीं रहता, तो फिर हम उस एसेट की वैल्यू को कम कर देते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस विच मींस एक बार अगर किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिरावट फिर से नहीं होने वाली है। तो वो गिरावट, वो फॉल ग्रेजुअल होती है और वो चलती रहती है। दैट इज, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। डेप्रीसिएशन इज द एक्सपायरी ऑफ कॉस्ट और इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट and hence it must be deducted from calculating the taxable profits। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, इनकम टैक्स लॉ है, कंपनी एक्ट लॉ है, वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर एक प्रोविजन है कि आपको अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले या प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त अपने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डेप्रीसिएशन चार्ज करनी होगी। इसीलिए हम डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट को यहां सीख रहे हैं।
डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं, जब भी हम कोई खर्चा करते हैं, तो कई बार हमें उसमें कैश की पेमेंट करनी पड़ती है, कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी व्यक्ति को सैलरी देनी है, मुझे रेंट पे करना है, मुझे टेलीफोन का बिल भरना है, तो मुझे कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन डेप्रिसिएशन के केस में, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में, हम ऐसा किसी को कैश नहीं पे करके आते, है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, जब मैंने बोला मेरा मोबाइल फोन की वैल्यू 50,000 से कम होके 40,000 पर आ गई, तो वो जो 10,000 का गिरावट है, 10,000 की जो डेप्रिसिएशन है, वो मैंने किसी को कैश में थोड़ी पे करी है। ये तो मेरा जो कॉस्ट है वो एक्सपायर हो गया, वो जो मेरी वैल्यू है वो कम हो गई। इट इज नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन में बी फिजिकल और फंक्शनल। फिजिकल का मतलब है मेरा फोन टूट गया, स्क्रीन टूट गई, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू अब उतनी नहीं है जितनी वो पहले रखता था। फंक्शनल का मतलब है कि उसको यूज करने के तरीके में या फिर उसके फंक्शंस में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर वो फंक्शंस मेरे लिए अब शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हायर कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल फोन आ गया है, एक हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आ गया है, न्यू टेक्निक आ गई है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर उसकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, इसीलिए मेरे एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन हम अपने कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर लगाते हैं, ना कि उसकी मार्केट में क्या कीमत है। एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा 50,000 रुपीज का, और एक महीने के बाद वही सेम ब्रांड का, वही सेम मॉडल मोबाइल फोन का मार्केट में उसका प्राइस कम होके 40,000 का हो गया। तो क्या 50,000 का मोबाइल फोन जो मैंने खरीदा था वो डेप्रिशिएट कर गया 10,000 रुपीज? नहीं, एकदम से 10,000 की डेप्रिसिएशन उस मोबाइल फोन में इसलिए नहीं आई है कि उसका मार्केट में वैल्यू कम हो गया है। हमें जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, हम तो अपनी कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल इसी को रिवर्स करके लो, फिर और क्लियर होगा। मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा था 40,000 का, अब क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई में कमी है, इसलिए उसका प्राइस मार्केट में इंक्रीज होकर 50,000 का हो गया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मुझे फायदा हो गया? नहीं। तो जैसे मार्केट में वैल्यू बदलने से मुझे फायदा नहीं होता, वैसे ही मार्केट में वैल्यू कम हो जाने से मेरे एसेट पे डेप्रिसिएशन उतनी नहीं लगती है। डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये तो मेरी लागत पे चार्ज होगा, ये मेरी कॉस्ट पे चार्ज होगा, मार्केट वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड इट्स कॉस्ट, ये अभी हम बात करेंगे। और डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर बाय फॉलोइंग एनी वन ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, और कोई भी बिजनेसमैन उन मेथड्स में से अपने हिसाब से अपने एसेट के रेलिवेंट एक मेथड फॉलो कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, और सिस्टमैटिकली अपने एसेट की कीमत में डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है। ये हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। नाउ व्हाई डज द एसेट अंडरगो डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन लगती क्यों है? डेप्रिसिएशन हमारे एसेट की वैल्यू को कम क्यों कर देती है, या क्या कारण है किसी भी एसेट में वैल्यू का कम हो जाने का, वो हम कारण पढ़ रहे हैं। द कॉजेज कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल और फंक्शनल। दो तरह से हम अपने कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल कॉज और एक होता है फंक्शनल कॉज या रीजंस। फिजिकल रीजंस का मतलब है कि जो एसेट हमने खरीदा है, जिस एसेट को हम यूज कर रहे हैं, उसकी फिजिकल नेचर में कोई चेंजेस आ गए हैं, या तो उसमें कोई वेयर एंड टियर आ गया है, या उसमें कोई डिस्ट्रक्शन आ गया है, वो टूट गया है, यानी कि उसकी फिजिकल फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं जिसके कारण उस एसेट की वैल्यू कम हो गई है। फिजिकल कॉजेज मींस वेयर एंड टियर। द कांस्टेंट यूज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट लीड्स टू इट्स वेयर एंड टियर। जब आप किसी भी एसेट को यूज करोगे तो वो घिसेगा, उसका वेयर एंड टियर होगा, और वेयर एंड टियर होने के कारण उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं मोबाइल फोन को यूज करूंगा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें स्क्रैचेस आएंगे, है ना, उसकी स्क्रीन शायद थोड़ी सी कहीं से क्रैक हो जाएगी, उसका पेंट उतर जाएगा एंड सो ऑन। तो कभी भी किसी एसेट को जब आप इस्तेमाल करते रहते हो, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर इट्स यूज देयर इज वेयर एंड टियर जो फिजिकली उसको अफेक्ट करता है।
Then there is destruction. The physical destruction of an asset reduces its utility or usefulness. It may be because of fire, flood, strike, riots, etc. आग लगने से किसी एसेट में डिस्ट्रक्शन हो सकती है, फ्लड आने से, स्ट्राइक होने से, या तोड़फोड़ होने से, राइट्स होने से कभी भी किसी एसेट में फिजिकल डैमेज आ सकता है। तो फिजिकल डैमेज या एक्सीडेंट होने से किसी एसेट में फिजिकल डैमेज हो सकता है, तो उस कारण से उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। देन देयर इज डीके. It refers to reduction in the usefulness due to acts of nature, rain, moisture, change in weather, etc. अब इन कारणों से भी हमारे एसेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिके आ जाता है या फिजिकल फॉर्म उसकी अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि रेन के कारण जंग लग सकता है, मॉइस्चर के कारण है ना जंग लग सकता है। तो इन सभी कारणों से हमारा एसेट अफेक्टेड होगा फिजिकली, और उस कारण से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। देन देयर आर फंक्शनल रीजंस आल्सो, मतलब उस एसेट को यूज करने के तरीके में कोई चेंज आ गया है। ऑब्सोलिसेंस. ऑब्सोलिसेंस रेफर्स टू डिस्कार्डिंग एन एसेट बिफोर इट इज एक्चुअली worn out due to change in fashion or change in technology. ऑब्सोलिसेंस का मतलब ये नहीं है कि हमारा एसेट खराब हो गया है, एसेट तो चल रहा है, एसेट तो ठीक है, पर क्योंकि उस एसेट में टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, आउट ऑफ फैशन वो हो गया है, या ट्रेंड बदल गया है, इस कारण से वो एसेट हमारे लिए शायद अब वो यूटिलिटी नहीं रखता, वो वैल्यू नहीं रखता जो उसकी वैल्यू पहले थी, है ना। पुराने जमाने के आपने टेलीफोन देखे होंगे, हैंडसेट देखा होगा, वो बल्कि होते थे, बड़े होते थे, है ना, उनमें नोट जो कीज होती थी वो होती थी। और आजकल के जो फोन्स आए हैं वो एंड्रॉइड बेस्ड हैं, iOS बेस्ड हैं, सॉफ्टवेयर में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। तो जो पुराने फोन्स हैं ऐसा नहीं है कि वो चलना बंद हो गए, वो चल तो रहे हैं, पर बिकॉज दे आर आउट ऑफ फैशन, दे आर आउट ऑफ ट्रेंड, दे आर आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। इनएडिक्वेसी. इट रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ एन एसेट ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस although the asset is still usable but it is inadequate for the present level of business activity. इसका एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक फोटोकॉपी मशीन मेरे पास है जिससे मैं फोटोकॉपीज करता हूं। उस फोटोकॉपी मशीन की एक कैपेसिटी है, यानी कि वो 1 मिनट में सिर्फ 10 फोटोकॉपीज ही कर सकती है। सो जब तक मेरा बिजनेस का लेवल कम था, है ना, मेरे पास वॉल्यूम कम थी, मेरे पास लोग फोटोकॉपी करने वाले कम आते थे, तब तक मेरा काम उस मशीन से चल रहा था। पर बिकॉज अब मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया बिजनेस का, अब बहुत सारे लोग मेरे से फोटोकॉपी करवाने आ रहे हैं, तो अब उस मशीन से अगर मैं काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस अफेक्टेड होगा। इसीलिए अब मुझे एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, शायद जो 1 मिनट में 20 प्रिंट्स कर सकती है या 50 प्रिंट्स कर सकती है, एंड सो ऑन। सो पुरानी वाली जो फोटोकॉपियर मशीन है वो खराब नहीं हुई है, वो चल तो रही है, पर वो मेरे लिए इनएडिक्वेट हो गई है, वो मेरे बिजनेस की वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर सकती, या मैं अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता अगर मैं उसी मशीन के ऊपर स्टिक करूंगा। तो आई हैव टू डेप्रिशिएट दैट मशीन, आई हैव टू चेंज और रिप्लेस दैट मशीन। तो इस इनएडिक्वेसी के कारण भी हमारे उस पुरानी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। देन देयर इज एफ्लक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम। There are certain assets which expire after some time. कुछ एसेट्स होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, जो टाइम के साथ जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। ये नॉर्मली इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, राइट्स होती हैं, जैसे कि पेटेंट, लीज, कॉपीराइट। दे आर टाइम बाउंड राइट्स। ये टाइम के लिए मुझे मिलती है, एक वक्त के लिए मुझे मिलती हैं, और जैसे जैसे उसका टाइम खत्म होता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू एक्सपायर होती जाती है। देन देयर इज डिप्लीशन। इन केस ऑफ ऑयल वेल, कोल माइंस, गोल्ड माइन, है ना, ये जो खदान होती है, ये माइंस होती हैं, इनमें जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्शन करते रहते हो, जैसे जैसे कोल माइन में से आप कोल निकालते जाओगे, ऑयल वेल में से आप ऑयल की ड्रिलिंग करके ऑयल निकालते चले जाओगे, तो उस खदान की, उस माइन की, उस वेल की जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज पहले उसमें ज्यादा कोल था, ज्यादा ऑयल था, आपने धीरे धीरे उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट किया, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, तो उस माइन की वैल्यू कम हो जाएगी with that extraction over a period of time. That is called depletion. Then there is exhaustion. Assets like animals, plants, livestock, they lose their value gradually with passage of time, and after a particular time period they eventually expire and exhaust in value. तो जो पोल्ट्री फार्म में चिक्स होती हैं, है ना, जो
काऊ होती है, जो हॉर्सेस होते हैं, ये हमारे एसेट्स हैं, ये लाइफ स्टॉक कहलाया जाता है और इनकी वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है, विच इज नेचुरल। जैसे एक ह्यूमन लाइफ लिमिटेड है, वैसे ही इस लाइफ स्टॉक की भी लाइफ लिमिटेड है, प्लांट्स की लाइफ लिमिटेड है और विद पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू कम होती जाती है। सो ऑल दीज आर दी रीजंस कि हमारे एसेट में गिरावट क्यों आती है, हमारे एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में क्या है। लेट्स से मैंने एक एसेट बाय किया, मैंने एक एसेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीस थी। कोई भी आप एसेट एग्जांपल में सोच सकते हो। मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने एयर कंडीशनर्स खरीदे, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीदा, एनी फिक्स्ड एसेट मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का। अब ऑब्वियसली व्हेन आई परचेज एन एसेट, मैं उसको यूज करना स्टार्ट करूंगा, यानी कि उसकी एक यूसेज होगी, मैं उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करना स्टार्ट करूंगा और उसकी एक यूजफुल लाइफ होगी, उसकी एक यूजफुल लाइफ होगी। हर एसेट का एक लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जितने वक्त के लिए, जितने पीरियड के लिए, जितनी लाइफ के लिए आप उस एसेट को यूज करते हो। सो लेट्स से मैंने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, मैंने इसको धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया अपने बिजनेस के अंदर और इसकी जो यूजफुल लाइफ है लेट्स से वो 5 इयर्स है, यानी कि मैंने सोच लिया कि मैं इस एसेट को 5 साल के लिए अपने बिजनेस में यूज करूंगा। अब जैसे जैसे मैं इस एसेट को यूज करना शुरू करता हूं वैसे वैसे इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि इसमें फिजिकल फॉर्म में चेंज आएगा, डिस्ट्रक्शन आएगी, डीके आएगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, फंक्शनैलिटी बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ऑब्सोलिसेंस आएगा, इनएडिक्वेसी आएगी। जो भी हमने सारे रीजन पढ़े, उन रीजंस के कारण इसकी वैल्यू 1 लाख हमेशा नहीं रहने वाली, ये आपको पता है ना। तो आप जो मोबाइल फोन खरीद के लेके आए हो, अगर आप उसको यूज करोगे वो सेकेंड हैंड हो जाएगा, उसको 1-2 साल यूज करोगे तो उसकी वैल्यू 1 लाख तो नहीं रहने वाली है, उसकी वैल्यू घटने वाली है। तो अब इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती रहेगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी। सो लेट्स से जब हमने उसको 1 साल के लिए यूज किया, जब हमने उसको 1 साल के लिए यूज किया तो फर्स्ट ईयर के एंड पे वो 1 लाख रुपए का एसेट घटकर अगर 80,000 रुपीस का रह जाए, तो हमने क्या बोला कि 1 लाख रुपए का एसेट अगर कम होकर 80,000 का रह जाएगा तो हमारे इस एसेट में कितनी वैल्यू में गिरावट आई है, आप खुद देखो। 1 लाख रुपए का अगर एसेट आपने खरीदा था, 1 साल उसको इस्तेमाल किया और 1 साल के बाद आप उस एसेट की वैल्यू किसी से भी पूछो और वो कहता है कि उसकी वैल्यू अब 80,000 है, तो इसका मतलब 20,000 रुपीज का फॉल इन वैल्यू हो गया होगा। सो देयर इज अ फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 इन दिस एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दिस 20,000 इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। क्लियर हुआ ना। तो डेप्रीसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू में गिरावट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन इट्स यूसेज। अब जब हम इसको और इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट ईयर और इसको यूज करेंगे, तो सेकेंड ईयर के एंड में अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं ये जो मेरा एसेट है इसकी वैल्यू कितनी है, या मैं इसको बेचने की कोशिश करूं, तो वो मुझे बोलता है कि सर इसकी वैल्यू 70,000 है अब। सो इसका मतलब अब अगले साल इसकी वैल्यू में और कमी आई है, इसकी वैल्यू और घट गई है। अब कितनी कम हो गई? पहले 1 लाख से 20,000 कम होने के बाद एसेट 80,000 का रह गया था और अब 80,000 से वो 70,000 का रह गया। इसका मतलब अगेन देयर इज अ डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज 10,000 विच इज कॉल्ड फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। लेट्स से और आगे चलें, तो थर्ड ईयर के एंड में जब मैंने किसी से पूछा कि इस वैल्यू की अब एसेट कितनी रह गई, तो अब वो मुझे बोलता है सर इसकी वैल्यू रह गई 40,000। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, आर्बिट्री, कुछ भी हो सकता है। सो अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 70,000 की चीज की वैल्यू कम होके 40,000 आ गई, तो इसका मतलब कितनी गिरावट आ गई, कितनी फॉल आया, कितनी वैल्यू कम हो गई? 30,000। सो दिस 30,000 इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। सो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम एंड विद यूसेज। जो वैल्यू में गिरावट आती है उस गिरावट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। यहां तक हमें बहुत
इजीली क्लियर हो गया है। नाउ हमारे को ये सोचना है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन कितनी कम हो रही है हमारे वैल्यू की एसेट, या कितनी डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है, ये हमें कौन बताएगा? ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो देयर आर मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू की गिरावट को जानने के लिए। मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। पहला मेथड है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड मेथड है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये जो डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, मेरे एसेट की वैल्यू में कितनी गिरावट आई है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये कैलकुलेट करेंगे हम कुछ मेथड का इस्तेमाल करके। मेथड कितने हमें यूज करने हैं? 2, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन मेथड्स के ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। एक पॉइंट और समझते हैं कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी क्यों है। व्हाट इज द नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन? सबसे पहली नीड है टू मैच कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब देखो, जब आप एक एसेट को यूज कर रहे हो, उस एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, तो आपको यह तो पता है कि उस एसेट की वैल्यू कम होने से हमें नुकसान हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का और 1 साल के बाद उस एसेट की कीमत 60,000 रुपीज रह गई, तो उस एसेट की वैल्यू कम होने से हमें क्या होता है? नुकसान होता है, हमें लॉस होता है, हमारा एक एक्सपेंस होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे अपना प्रॉफिट सही कैलकुलेट करना है तो मुझे अपनी इनकम में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है ना। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो आप अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके, अपनी कमाई में से अपने खर्चे या लॉसेस को माइनस करके। और क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है ना, इसीलिए हमारे को सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन को माइनस करने के लिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। नेक्स्ट, देयर इज अ कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। हर बिजनेसमैन को अपने कमाई हुई इनकम पर, अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे करना है, अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे करना है। और प्रॉफिट सही तरीके से तभी निकलता है जब आप अपने खर्चों को अपनी इनकम में से माइनस करते हो। तो अगर आपने अपनी इनकम्स में से सही तरह से खर्चे माइनस नहीं किए तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा या कम भी आ सकता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपने डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस माना है और उस एक्सपेंस को कैलकुलेट करके अपने प्रॉफिट में से रिड्यूस करना है, अपनी इनकम में से रिड्यूस करना है, ताकि आपका प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो सके। और अगर आपका प्रॉफिट सही कैलकुलेट होगा तो आपका टैक्स भी सही कैलकुलेट होगा। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। देन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए भी हमारे एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती है। हमने बात करी थी कि देयर इज अ फुल डिस्क्लोजर, ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब हमारे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज हैं, वो सही होनी चाहिए वैल्यू में। तो अगर मैं एक एसेट की वैल्यू को 1 लाख रुपए ही दिखाता रहूं, चाहे उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, तो इट विल नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ माय फाइनेंशियल पोजीशन। देयरफॉर हमें अपने एसेट की वैल्यू को उसके रियलिस्टिक वैल्यू पर लेके आना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करते रहे, वी हैव टू ब्रिंग इट टू इट्स रियलिस्टिक वैल्यू, टू इट्स लॉजिकल वैल्यू। देन देयर इज कंप्लायंस विद लॉ। इंडिया में कुछ लॉज हैं, जैसे कि कंपनीज लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, जिनमें लिखा हुआ है कि आपको अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो टू कंप्लाई विद दिस लॉज, तो हमें डेप्रिसिएशन अपने एसेट पे चार्ज करनी पड़ेगी। देन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, अब खुद सोचो, आपने एक फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, जिसको आपने सोचा कि आप उसको 5 साल के लिए इस्तेमाल करोगे। अब 1 लाख का फोन 5 साल के बाद तो खत्म हो जाएगा टेक्निकली, बिकॉज उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। सो 5th ईयर के एंड में आपको एक नया मोबाइल फोन भी तो लाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका बिजनेस
बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर आप अपने एसेट को रिप्लेस नहीं करोगे। सो फॉर रिप्लेसिंग योर एसेट यू नीड सम फंड्स, आपको पैसा साइड पे रखना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन एक तरीका है जिसमें हमें पता होता है कि हर साल हमें एसेट की वैल्यू को कितना कम करना है, और जितना हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है उतना पैसा हमें अपने प्रॉफिट में से साइड करके रखना चाहिए। सो इस एग्जाम्पल की अगर बात करें, पिछले वाले एग्जाम्पल की, सो पहले साल मेरे एसेट में 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए लॉजिकली, मुझे अपने प्रॉफिट में से 20,000 रुपए साइड करके एक डब्बे में रख देने चाहिए। अगले साल मेरे एसेट की कीमत में कितनी गिरावट आई, 10,000 की, तो अगले साल के प्रॉफिट में से मुझे 10,000 रुपए साइड करके रख देने चाहिए, एंड उसके अगले साल मुझे 30,000 रुपए साइड करने चाहिए। ऐसे करते करते क्या होगा, 1,00,000 रुपए, ये टोटल 1,00,000 रुपए मैं साइड कर दूंगा, सो दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मेरे पास 1,00,000 रुपए वो साइड पर इकट्ठे हो जाएं, सो दैट जब ये एसेट खत्म हो जाएगा, इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं एक नया एसेट ले आऊंगा इस साइड किए हुए पैसे के साथ। सो डेप्रिसिएशन एक तरीका है जिसमें आप अपने एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए फंड्स इकट्ठे करते जाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है।